हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, इस गर्मी के मौसम में, इस प्रचंड गर्मी के मौसम में आई होप आप सभी लोग भी परेशान होंगे। पूरे देश परेशान है। तो हम लोग देश से बाहर तो है नहीं, सभी लोग परेशान हैं। लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम आ गए हैं अपना क्लास लेकर के। और आज का क्लास होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। उस टॉपिक का नाम है जिस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम क्या है देखेंगे, नाउन एंड केस। जी हाँ दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है आज नाउन एंड केस। तो हम लोग इसी टॉपिक पर आज पढ़ने वाले हैं। और इसके पीछे वाले वीडियो में हमने नाउन एंड जेंडर के बारे में बताया था, और आई होप कि आप लोगों को वो बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन एंड केस के बारे में। तो बिल्कुल ध्यान से आप सभी लोग इस पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है आज के इस क्लास में। और जिनको भी नहीं आता है, अगर वो एक बार देख लेंगे इस पूरी वीडियो को, तो मुझे भरोसा है उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केस के बारे में, नाउन के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, केस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये केस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, नाउन एंड केस हेडिंग डालेंगे। ठीक है, नाउन एंड केस आप हेडिंग डालेंगे। और नाउन एंड केस की परिभाषा क्या होती है, आइए हम समझते हैं। पहले हम इसको मिटा देते हैं। केस किसे कहते हैं आइए समझ लेते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, केस हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे, हेडिंग केस। और केस मीन्स अगर हम बता दें तो केस मीन्स होता क्या है, कारक होता है। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं जो पुलिस केस लगता है वो हम केस की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग पढ़ने वाले हैं केस, ग्रामर में कारक किसे कहते हैं आइए उसको जानते हैं। डेफिनेशन जानते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे इसके यूज होते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, उस बात को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो केस किसे कहते हैं आइए समझ लेते हैं। ठीक है, द केस ऑफ अ नाउन, द केस ऑफ अ नाउन टेल्स टेल्स अबाउट tells about the position, tells about the position, tells about the position of the noun in a sentence। क्या है इसकी परिभाषा देखेंगे ध्यान से। क्या लिखा है हमने कि द केस ऑफ अ नाउन, यानी कि केस ऑफ अ नाउन टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ द नाउन इन अ सेंटेंस। यानी कि जो केस ऑफ द नाउन होता है वो सेंटेंस में नाउन के पोजीशन को दिखाने के लिए आता है कि सेंटेंस में नाउन किस स्थान पे है, कौन से प्लेस पे है, और वो किसका किसका काम कर रहा है, उसी को दिखाने के लिए कौन आता है, केस आता है। ठीक है, और ये जो केस होते हैं वो आपके स्पेशली कितने प्रकार के होते हैं आइए हम उसको समझा देते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे काइंड ऑफ केस। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे आप, काइंड ऑफ केस हेडिंग डालेंगे। और ये जो केस होते हैं, काइंड ऑफ केस हेडिंग डालेंगे। और ये जो केस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं साथियों। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और उन चारों का हम नाम लिख दे यहाँ पे। पहला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं पहले वाले को, सब्जेक्टिव केस कहते हैं, या फिर इसको एक और नाम दे सकते हैं आप। कौन सा नाम दे सकते हैं, नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं। ठीक है, पहले वाले का नाम है सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस। दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है साथियों, ऑब्जेक्टिव केस है। आप लोग दूसरा ऑब्जेक्टिव केस लिख लेंगे। और तीसरा क्या होता है उसको भी लिख लेते हैं। तीसरा जो होता है वो है आपका पॉजेसिव केस है। देखेंगे ध्यान से, तीसरा क्या है साथियों, पॉजेसिव केस है। और जो लास्ट वाला होता है, 4 प्रकार के हमने बताया, तो 3 तो हो गए, 4 जो होता है, चौथा वाला जो होता है उसको कहते हैं कौन सा केस, वोकेटिव केस। कौन सा केस कहेंगे इसको, वोकेटिव केस कहते हैं। यही आपके 4 प्रकार के केस होते हैं। और इन्हीं चारों को हम बारी बारी से समझने वाले हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ जानना है, समझना है,
बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। कहीं कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा, कोई ऐसा लेटर नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से आइए समझते हैं। तो पहला वाला है, हमने कहा कि जो केस होता है वो सेंटेंस में नाउन के पोजीशन को दिखाता है, बताता है कि सेंटेंस में नाउन किस स्थान पे आया हुआ है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, जिसको आप नॉमिनेटिव केस कहते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा क्या होता है आपका? पजेसिव केस। और जो लास्ट होता है उसको कौन सा केस कहते हैं? वोकेटिव केस कहते हैं। आई बात समझ में? अब हम लोग देखेंगे कि ये जो होते हैं पहला वाला सब्जेक्टिव केस किसे, आइए समझते हैं कि जो सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस होता है वो क्या होता है। तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस हेडिंग डालेंगे आप लोग? नॉमिनेटिव केस, या फिर इसको आप क्या कहे हैं? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस कहेंगे या फिर सब्जेक्टिव केस कहेंगे। और इसकी हिंदी होती क्या है इसको भी आप लोग जानते रहें। नॉमिनेटिव केस को हिंदी में कहा जाता है क्या? कौन सा कारक कहा जाता है? कर्ता कारक कहा जाता है। कौन सा केस कहा जाता है दोस्तों? कर्ता कारक कहा जाता है। अब ये कर्ता कारक क्या होता है, सेंटेंस में किस तरीके से यूज किए जाते हैं, तो आइए हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि कहां पर कैसे आप इसका यूज करेंगे। तो ये कर्ता कारक में होगा। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, आइए उसको पहले समझ लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अ नाउन लिखेंगे आप लोग। अ नाउन आर प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन भी आ सकते हैं इसमें, सब्जेक्ट की जगह पे दोनों काम करते हैं। अ नाउन आर प्रोनाउन इज, अ नाउन आर प्रोनाउन इज said to be in nominative case, is said to be in nominative case if it is subject, if it is subject of a verb। क्या यहां पर लिखा गया है आप लोग आइए इस बात को समझते हैं। दिया गया है, हमने लिखा क्या कि अ नाउन और प्रोनाउन इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस, यानी कि एक नाउन या फिर प्रोनाउन वो नॉमिनेटिव केस में कब कहा जाएगा? जब वो नाउन या फिर वो प्रोनाउन सेंटेंस में क्या काम करेगा? वर्ब का सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यानी कि वह वर्ब का सब्जेक्ट बना रहेगा। ये बात नहीं समझ में आई है? आइए एग्जाम्पल हम समझा देते हैं कि वो क्या होते हैं। देखिएगा, पहला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, जैसे हम लिख दें यहां पर राम is Ram is watching a movie। देखेंगे ध्यान से, राम इज वॉचिंग अ मूवी। तो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में कौन आया हुआ है? कर्ता का कारक आया हुआ है, कर्ता कारक। तो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में कौन आया हुआ है? राम आया हुआ है। यानी कि अब हमें कैसे मालूम चला कि ये सब्जेक्ट है? तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो वॉचिंग है मेन वर्ब है, इसको कौन कर रहा है? तो जो मेन वर्ब होगा, जो उसको उस कार्य को करने वाला होता है, वही क्या होता है? इसका सब्जेक्ट होता है। वही ये होता है कर्ता कारक में होता है। और स्पेशली इसकी एक खास बात क्या होती है, आप इसको किस तरीके से पहचानेंगे? तो जो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट को हम लोग किससे पहचानते हैं? तो अगर सेंटेंस में बड़ा सा सेंटेंस दिया हो, उसमें हमें सब्जेक्ट ढूंढना होगा, तो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आप किससे क्वेश्चन करिएगा? हु से क्वेश्चन करिएगा। और हु से क्वेश्चन करने पर आंसर में जो भी आपको मिलेगा वही क्या होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है राम इज वॉचिंग अ मूवी, हमें नहीं मालूम है कि सब्जेक्ट कौन है, तो हम कह दिए कि हु इज वॉचिंग अ मूवी, यानी कि मूवी कौन देख रहा है। तो कौन के जवाब में हमें क्या मिल रहा है? कि मूवी राम देख रहा है। तो यहाँ पर ये जो राम होगा वो कौन से केस में होगा? नॉमिनेटिव केस में होगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस में होगा। आई बात समझ में? दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे यहां पर हम लिख दे रहे हैं क्या? द टीचर The teachers are teaching
द टीचर्स आर टीचिंग, जैसे यहां पर है द टीचर्स आर टीचिंग, यानी कि जो टीचर्स लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, यानी कि पढ़ा रहे हैं। तो हम इसमें अगर क्वेश्चन करें कि हु इज टीचिंग, यानी कि कौन पढ़ा रहे हैं, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो ये जो टीचर्स होगा नाउन है, लेकिन नाउन तो है, लेकिन ये कौन से केस में होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, ये कौन से केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। आई बात समझ में। ये तो दोनों नाउन हो गए, इसकी जगह पे प्रोनाउन भी तो हो सकता है। तो तीसरा एग्जांपल में जैसे हम कह दिए आई एम क्या लिख दूं यहां पर, प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैं क्या कर रहा हूं, खेल रहा हूं। तो कौन खेल रहा है, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, आई। तो ये जो आई हो गया वो कौन से केस में हो गया, नॉमिनेटिव केस में हो गया। आई बात समझ में। तो एक बार फिर से हम नॉमिनेटिव केस के बारे में समझा दें कि नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं। तो जो सेंटेंस में जो नाउन या फिर जो प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, उसी वर्ड को, उसी नाउन को या फिर उसी प्रोनाउन को कौन सा केस कहा जाता है, नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, यही नॉमिनेटिव केस है और कुछ भी नहीं है नॉमिनेटिव केस। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना होगा, सब्जेक्ट को अगर आपको मालूम करना होगा, तो आप किससे प्रश्न करेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने के लिए किससे प्रश्न करेंगे, ये जो हु है इससे क्वेश्चन करिएगा और आपको आसानी से नॉमिनेटिव केस में जो सब्जेक्ट होगा वो आसानी से क्या हो जाएगा, आपको फाइंड आउट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये तो हो गया नॉमिनेटिव केस। आइए अब समझते हैं जो इसका सेकंड टाइप था, और उस सेकंड टाइप क्या था, ऑब्जेक्टिव केस, उसको समझ लेते हैं। आइए समझते हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में क्या होता है। तो देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, आइए समझाते हैं। आप लोग हेडिंग डालेंगे दूसरा वाला क्या, ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में बोला जाए तो क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हम बता दें ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में कहते हैं कर्म कारक। क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे सॉरी। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल बताएंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले आप इसका डेफिनेशन लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, अ नाउन आर, ये क्या लिख रहे हैं हम, नाउन लिख रहे हैं भाई, इसको देखें, इसको सही करें, क्या होगा, नाउन आर प्रोनाउन, a noun or pronoun is said to be in a objective case, said to be in a objective case if it is a if it is the कर देंगे यहां पर, if it is the object of a verb। देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। आप देखेंगे क्या लिखा गया, हमने क्या लिखा है, a noun or pronoun is said to be in the objective case if it is the object of a verb, यानी कि कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव केस में कब होगा, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव केस में कब होगा, जब वो क्या होगा, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी कि वह वर्ब क्या रहेगा या फिर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो उस नाउन को या फिर उस प्रोनाउन को कौन से केस में कहा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाएगा। नहीं समझे, आइए एग्जाम्पल से हम समझाते हैं क्या होता है। पहला एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, क्या ले लिया हमने कि आई, देखेंगे आई लाइक क्या लिखे भाई, आई लाइक स्वीट, ठीक है, आई लाइक स्वीट, हमने लिखा आई लाइक स्वीट, मैं स्वीट पसंद करता हूं, ठीक है। यहां पर एक हो गया, यहां पर आई, और यहां पर एक आया हुआ है नाउन, क्या आया हुआ है, स्वीट आया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर जो आई है, हु लाइक्स स्वीट, कौन स्वीट पसंद करता है, तो हमें जवाब में मिलेगा कि आई। तो ये तो जो आई है ये कौन सा केस हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, यानी कि कर्ता कारक में हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो अब स्वीट आया हुआ है ये क्या काम कर रहा है,
तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये सेंटेंस में इस वर्ब का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं सेंटेंस में, इस बात की भी समस्या होगी। तो जैसे जिस तरीके से सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को पहचाने थे हु से क्वेश्चन करके, वैसे ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को भी पहचाना जाता है। और ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम सेंटेंस में किससे क्वेश्चन करते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट को पहचानना होगा तो आप किससे क्वेश्चन करिएगा, व्हाट से, या फिर किससे क्वेश्चन करेंगे, whom से क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी आंसर में मिलेगा वही क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आई लाइक व्हाट, मैं क्या पसंद करता हूं, तो क्या के जवाब में हमें मिल रहा है कि आई लाइक स्वीट, मैं स्वीट पसंद करता हूं। तो यहाँ पर जो स्वीट होगा वो कौन से केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। आई बात समझ में। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे रवि बाट अ पेन। रवि क्या किया बताइए, रवि बाट अ पेन, यानी कि रवि ने एक कलम खरीदा। रवि बाट अ पेन, रवि क्या किया, रवि एक कलम खरीदा। तो यहाँ पर रवि जो होगा वो कौन से केस में होगा, आप बता सकते हैं कि ये नॉमिनेटिव केस में होगा। लेकिन यहाँ पर है रवि बट व्हाट, रवि ने क्या खरीदा है, बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जवाब में क्या मिल रहा है कि रवि ने क्या खरीदा, एक पेन खरीदा है। तो यहाँ पर जो एक पेन होगा वो कौन से केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहाँ पर जो स्वीट था वो कौन से केस में था, ऑब्जेक्टिव केस में था। इतनी बातें आई समझ में कि नहीं आई, ठीक है। इतनी बातें अगर समझ में आ गई है तो अभी इसमें एक बात आ गई है, ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आइए उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल, आइए समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस में क्या होते हैं। तो हम बता दें कि अभी अभी जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समझिएगा इस बात को यहाँ पे अब आप लोग। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं, मान लीजिए आप दे दिए इसका नाम क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कह देंगे आप, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह देंगे। क्या कह देंगे आप इसको क्या कहेंगे आप, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब आपको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, कंफ्यूजन हो गया होगा कि अब ये दो ऑब्जेक्ट हो गए तो सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ही टीचेस मी हिंदी। ठीक है, ही टीचेस मी हिंदी, समझेंगे ध्यान से। दूसरा एग्जांपल लिख दे, ही टीचेस मी हिंदी। दूसरा एग्जांपल हो गया मोहन गेव हिम अ ब्लू पेन। ठीक है, मोहन गेव हिम अ ब्लू पेन, यानी कि आप देखिएगा यहाँ पर जो ही है ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया, यहाँ पर जो मोहन है ये भी सब्जेक्ट हो गया, यानी कि कर्ता कारक कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन अब देखिएगा ही टीचेस में हिंदी, यहाँ पर जो टीचेस है यानी कि ही टीचेस में हिंदी, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को अगर ढूंढना होगा तो व्हाट या होम से क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेंगे। तो रवि व्हाट होम, क्या या फिर किसी से, तो ही टीचेस में हिंदी यानी कि वह मुझे हिंदी पढ़ाते हैं। तो वह मुझे क्या पढ़ाते हैं, तो ये भी ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, क्या के जवाब में हमें मिला तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। वह हिंदी किसे पढ़ाते हैं, तो किसी के जवाब में हमें मिल रहा है कि मुझे पढ़ाते हैं, होम के जवाब मिल रहा है, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर भी इसको समझ लेते हैं कि मोहन गेव हिम अ ब्लू पेन, मोहन ने एक नीली कलम दी है। तो क्या दिया है, क्या के जवाब में हमें मिला, तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और हिम, मोहन ने ब्लू पेन किसे दिया है, तो किसे के जवाब मिला, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जब दो दो ऑब्जेक्ट हो गए तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट यहीं से निकल गए, नहीं निकल गए। अब समस्या यह है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा। ठीक है, तो स्पेशली बात क्या होती है कि जो व्हाट के जवाब में मिलता है, समझेंगे ध्यान से, जो व्हाट के जवाब में मिलता है, आंसर मिलता है, जो हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, बता देंगे आप क्या होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो व्हाट के आंसर में मिलता है वो स्पेशली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो हुम के आंसर में मिलता है किसी से प्रश्न करने पर, वो कौन सा होता है ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट कैसा होता है,
नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग का मतलब जो ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। और जो लिविंग होता है, जो सजीव होता है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया हुआ है मी, तो मी जो है ही टीचर्स मी हिंदी, यानी कि वो मुझे हिंदी पढ़ाते हैं। तो ये जो मी है ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा बता सकते हैं हम यहाँ पे। अगर नॉन लिविंग होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, लिविंग होगा तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो मी यानी कि मुझे पढ़ा रहे हैं तो अब मुझे क्या होगा, लिविंग होगा, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अरे सॉरी, ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा बता दीजिएगा। ये मी जो है आपका वो लिविंग है ना, तो जब लिविंग है तो कौन सा होगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो हिंदी है वो आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो हिम है लिविंग होगा तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर अब ब्लू पेन नॉन लिविंग है तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई बात समझ में। और एक बात यहीं पर हमें क्या समझनी है कि जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको डेटिव केस में भी कहा जाता है। फिर ध्यान से समझेंगे कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, एक और प्रकार का केस आता है डेटिव केस के नाम से। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको डेटिव केस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से आप जो मी आया हुआ है, एक तो ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव केस जो इनडायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो सजीव वाला ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसको डेटिव केस भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, डेटिव केस कहा जाता है। कौन सा केस कहा जाता है, डेटिव केस कहा जाता है। यहां पर जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे, जो भी सजीव वाले ऑब्जेक्ट आते हैं, उसको डेटिव केस के नाम से जाना जाता है। बात को याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, कि जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे, जो भी सजीव वाले ऑब्जेक्ट होंगे, उसको डेटिव केस कहा जाएगा सेंटेंस में। आई बात समझ में। तो ये है आपका कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर हुआ ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। यहाँ पर हिम जो है ये कौन से केस में आ जाएगा, डेटिव केस में आ जाएगा। और यहाँ पर जो ब्लू पेन है या फिर जो हिंदी है, ये कौन से केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। क्लियर हुआ इतना बात, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा। अब आइए हम देखते हैं इसका जो थर्ड टाइप था, और वो कौन सा केस था, पॉजेसिव केस था। आइए उसको समझते हैं। अब हम पॉजेसिव केस के बारे में समझते हैं कि क्या होता है पॉजेसिव केस। बिल्कुल आसान है पॉजेसिव केस, कुछ नहीं है। आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ जाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, कौन सा केस, पॉजेसिव केस। ठीक है, आप लोग हेडिंग डालेंगे, कौन सा केस डालेंगे, हेडिंग पॉजेसिव केस हेडिंग डालेंगे। और इस पॉजेसिव केस मीन्स क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध कारक। ठीक है, ये है संबंध कारक। अब आइए हम पॉजेसिव केस के बारे में समझाते हैं। और आप इसके हिंदी से ही देख के समझ पा रहे होंगे ये जो पॉजेसिव केस होते हैं वो क्या होते हैं और क्या काम करते हैं। तो देख करके हिंदी बताइएगा, क्या लिखा गया है, संबंध लिखा गया है। क्या लिखा गया है, संबंध लिखा गया है। यानी कि इसमें क्या दिखाएंगे, जो पॉजेसिव केस होंगे वो क्या करने के लिए आएंगे, रिलेशन दिखाने के लिए आएंगे, संबंध दिखाने के लिए आएंगे। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा क्या होती है उसको समझ लेते हैं। पहले देखेंगे, अ नाउन इज सेड, अ नाउन इज सेड टू बी इन पॉजेसिव केस, said to be in a possessive case if it denotes possession or ownership. If it denotes possession or ओनरशिप। देखेंगे ध्यान से क्या लिखा गया है यहाँ पे कि अ नाउन इज सेड टू बी इन पॉजेसिव केस, यानी कि उस नाउन को पॉजेसिव केस में कहा जाएगा जो नाउन क्या दिखाएगा, पोजेशन को दिखाएगा, अधिकार को दिखाएगा, या फिर ओनरशिप को दिखाएगा, यानी कि मालिकाना हक दिखाएगा, अधिकार दिखाएगा। उसी वर्ड को कौन सा केस कहा जाएगा, या फिर उसको कौन से केस में कहा जाएगा, पॉजेसिव केस में कहा जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि आई फाउंड क्या लिखा हमने, राम्स पेन।
आई फाउंड राम्स पेन, हमने लिखा कि मैंने फाउंड किया, मैंने पाया, क्या पाया, राम्स पेन, राम की कलम पाई। तो यहाँ पर जो आई होगा ये नॉमिनेटिव केस में होगा, आप जानते होंगे। यहाँ पर जो पेन आया हुआ है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पेन है वो है किसका, क्या वो पेन मेरा है, नहीं ना, ये किसका है, राम का है। तो इसको हमें क्या देख करके पता चल रहा है कि ये पेन राम का है, तो जो इसमें अपोस्ट्रोफ एस आया हुआ है ये दिखा रहा है कि ये जो पेन है वो किसका है, राम का पेन है। तो यहाँ पर जो राम्स आया हुआ है ये कौन से केस में हो जाएगा, ये पॉजेसिव केस में आ जाएगा। यानी कि जो वर्ड, जो नाउन सेंटेंस में अधिकार को शो करेंगे, ओनरशिप को, पोजेशन को शो करते हैं, उसी वर्ड को पॉजेसिव केस में कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है राम की कलम है, तो यही ना वर्ड अधिकार दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा पॉजेसिव केस। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरे एग्जांपल में, आई फाउंड हिज बुक। चलो यहाँ पर हम लिखते हैं आई फाउंड हिज बुक। ठीक है, आई फाउंड हिज बुक, आई फाउंड मैंने पाया, मैं पाया, क्या पाया, हिज बुक यानी कि उसकी किताब। तो यहाँ पर जो किताब होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, यहाँ पर जो आई होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा। लेकिन यहाँ पर जो हिज आया हुआ है वो क्या दिखा रहा है, इस किताब पे, इस बुक पर अधिकार किसका है, क्या मेरा है, नहीं है, किसका है, उसका है। यानी किताब पर अधिकार किसका है, उसका है। तो यहाँ पर जो हिज आया हुआ है वो क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, इसलिए जो होगा वो कौन से केस में होगा, पॉजेसिव केस में होगा। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम कह दें कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यानी कि यह किताब किसकी है, मेरी है। तो यहाँ पर जो माई आ रहा है वो क्या दिखाने के लिए आ रहा है, पोजीशन दिखाने के लिए आ रहा है ना, किताब किसकी है, किताब पर किसका अधिकार है, मेरा है। तो इसमें मेरा जो वर्ड आया हुआ है ये कौन सा केस में हो जाएगा, पॉजेसिव केस में हो जाएगा। आई बात समझ में, कौन से केस में हो जाएगा, पॉजेसिव केस में हो जाएगा। और इतना ही नहीं है ये पॉजेसिव केस, इसका एक और भाग है, इसका एक और अलग, इसका एक विस्तार रूप है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे। और उसी में से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही लेंदी टॉपिक है, इसलिए मैं उस पार्ट को इसमें नहीं बता पा रहा हूं। इसके लिए हम पॉजेसिव केस का अलग वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को बताएंगे और जल्द ही उसका हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आई होप कि आप लोगों को यहां तक बातें समझ में आई होंगी कि जो पॉजेसिव केस होते हैं वो क्या होते हैं। अब इसका जो एक और पार्ट बच गया है वो कौन सा केस है, वोकेटिव केस है। आइए उसको भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं। आइए देखते हैं वोकेटिव केस क्या होता है, समझते हैं। इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, वोकेटिव केस क्या होता है, आइए हम इसको ब्लैक में समझते हैं। ठीक है, वोकेटिव केस, आप लोग हेडिंग डालेंगे वोकेटिव केस। और वोकेटिव केस को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्या आप जानते हैं, वोकेटिव केस को हिंदी में कहा जाता है ना, हिंदी में कहा जाता है इसको संबोधन कारक। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको संबोधन कारक कहते हैं। अब देखिएगा, संबोधन कारक इसमें आया हुआ है, इसका मतलब जो इसमें वर्ड आएंगे, जो इसमें नाउन आएंगे, उसमें उस नाउन को क्या किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा। ठीक है, इसकी परिभाषा आप समझ लेते हैं। आइए इसके, अ नाउन आर प्रोनाउन, a noun or pronoun is said to be in vocative case if it is used to call person। देखें क्या हमने लिखा हुआ है कि जो वोकेटिव केस होता है उसको क्या कहते हैं या फिर कैसे आप पहचानेंगे। तो जो वोकेटिव केस होते हैं उसको क्या कहेंगे कि अ नाउन और प्रोनाउन इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस, यानी कि एक नाउन या फिर प्रोनाउन वो वोकेटिव केस में कब होगा, जब उसका प्रयोग क्या करने के लिए किया जाएगा, एक पर्सन को, किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को कॉल करने के लिए, बुलाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, उसको संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। उसी को कौन सा केस कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं।
आई बात समझ में? आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, हम लिखे यहाँ पे मोहन मोहन कम हियर। हमने कहा, क्या कहा? मोहन कम हियर। हमने कहा मोहन यहाँ आओ। नहीं कहते लोग मोहन पानी लेकर आओ, तुम खड़े हो जाओ। वह नहीं कहते तुम पानी लेकर के आओ, मोहन पानी लेकर के आओ, जाओ यहां से चले जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम भाग जाओ। ऐसे कहते कि नहीं कहते हैं? तो वहां पर, यहाँ पर जो मोहन आया हुआ है इसको हम क्या कर रहे हैं कि मोहन कम हियर, मोहन को हम यहाँ बुला रहे हैं। बुलाने का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? मोहन कम हियर, मोहन यहाँ आओ। तो हम जब बुलाने का काम करेंगे तो जिसको बुलाने का काम करेंगे वही जो नाउन होगा वो कौन सा केस होगा? वोकेटिव केस में होगा। ठीक है। अगर इसी को ऐसे लिख दे, इसी को ऐसे लिख दे हम कि मोहन, क्या लिख दे हम? कम्स हियर। हम क्या लिख दे यहाँ पर कि मोहन कम्स हियर। यहाँ पर जो मोहन आया हुआ है क्या ये भी वोकेटिव केस में होगा? नहीं, ये कौन से केस में होगा? नॉमिनेटिव केस में होगा या फिर सब्जेक्टिव केस में होगा, क्योंकि ये जो मोहन है वो खुद ऐसा काम कर रहा है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि मोहन यहाँ आता है। क्या हम मोहन को बुला रहे हैं? यहाँ पे सेंटेंस में क्या लिखा है? क्या मोहन को बुलाया जा रहा है? नहीं, यहाँ पर बस मोहन अपने आप आता है। मोहन ये खुद काम कर रहा है। तो जब वो खुद काम कर रहा है आने का, तो मोहन कौन से केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। लेकिन जब उसे बुलाया जाएगा, उसको संबोधित किया जाएगा, तब वो कौन से केस में होगा? वोकेटिव केस में होगा। आई बात समझ में? समझ आई नहीं है? आइए अगला एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे हम ऐसे कहते हैं स्टैंड अप, STAND, स्टैंड अप, स्टैंड अप रोहन। हमने क्या कहा? स्टैंड अप रोहन, यानी कि खड़े हो जाओ रोहन, यानी कि हम रोहन को क्या कर रहे हैं? क्या उसको कह रहे हैं ना कि रोहन खड़े हो जाओ, तो इसको आप रोहन स्टैंड अप कह दीजिए या फिर स्टैंड अप रोहन कह दीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर जो ये रोहन आया हुआ है ये भी कौन से केस में होगा? वोकेटिव केस में होगा। यहाँ पर जो मोहन आया था वो भी कौन से केस में होगा? वोकेटिव केस में होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई आप लोगों को? कि जो भी नाउन का प्रयोग किसके लिए प्रयोग करेंगे आप लोग? किसी व्यक्ति को कॉल करने के लिए, किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए, तो वो जो नाउन होगा या फिर वो जो प्रोनाउन होगा वो कौन से केस में होगा? वोकेटिव केस में होगा। और आई होप कि आप लोगों को ये जो केस का चैप्टर था वो समझ में आया होगा। एक पार्ट जो हमने छोड़ा हुआ है, जो आपका पॉजेसिव केस का है, जो थोड़ा सा एक विस्तार चैप्टर है, वो विस्तार में रूप में है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या समझाया कि जो केस होते हैं उसके बारे में समझाया हमने। केस किसे कहते हैं, केस कितने प्रकार के होते हैं, उन चारों के बारे में हमने समझा दिया। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अगले पार्ट में लेकर के आऊंगा। पॉजेसिव केस वाला जो छूटा हुआ है उसको नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।